हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। बारिश का मौसम यानी कि मानसून बहुत ही सुंदर होता है और सभी को पसंद होता है। लेकिन इसमें काफी बीमारियां भी फैलती है, स्पेशली बच्चों के लिए, जैसे कि मच्छर से रिलेटेड हो या वायरल हो। तो इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अफसाना, पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट, लिटिल स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल वडोदरा से। वेलकम डॉक्टर अफसाना। Hi, Dr. Kruti. Very good morning. Thank you for inviting me for this wonderful session of monsoon season. I am very happy to get back to you. Yes. तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे जो बारिश के मौसम में बीमारियां होती है? I would say कि winter के अलावा अगर कोई pleasant season है तो this is a rainy season. We all like rainy season. पानी में नहाना है या फिर थोड़ा what you can say is romantic weather and what you can say is like बहुत ही pleasant atmosphere रहता है. तो actually we all love winter और and rainy season, both season. But ये season थोड़ी बच्चों के लिए थोड़ी skeptical है, क्योंकि क्या होता है ना, रेनी सीजन में काफी सारी बीमारियां बच्चों को होती है। तो वो काफी उस वजह से अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत प्लेजेंट है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी यू कैन से कि थोड़ी हार्मफुल है ये सीजन, ऐसा बोल सकते हैं। हार्मफुल नहीं बोलेंगे, अगर हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत ही प्लेजेंट है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो किसे कंसल्ट करना चाहिए? ओके, वेल, गुड क्वेश्चन डॉक्टर कृति। मुझे ऐसा लगता है कि पहले डायरेक्टली पीडियाट्रिशियंस को दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत बार नॉलेज नहीं रहती है, तो कभी कभी हम जनरल प्रैक्टिशनर को भी दिखा देते हैं। फिर काफी सारी चीजें होती है, उसके बाद से देन दे डायरेक्टली गो टू पीडियाट्रिशियन। सो कुछ भी होता है, छोटी मोटी कोई भी चीज होती है, तो डायरेक्टली पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। दैट आई वुड सजेस्ट। तो बच्चों के बारे में फैमिली फिजिशियन करके फिर डिले नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट पीडियाट्रिशियन को ही बताना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि फैमिली फिजिशियन को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर कृति में। मुझे ऐसा लगता है कि रेदर देन रोमिंग हियर एंड देयर, यू कैन डायरेक्टली गो टू पीडियाट्रिशियन एंड कंसल्ट देयर। अगर कोई आपका नॉन जनरल प्रैक्टिशनर है तो उसको भी दिखा सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। ओके। और इस सीजन में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा कॉमन रहती है बच्चों में? वेल, अगेन अ गुड क्वेश्चन। बच्चों में जैसे इस सीजन में 3 टाइप की बीमारियां ज्यादा कॉमन होती है। जैसे एक एयरबॉर्न डिसीज होता है, फिर वाटरबॉर्न डिसीजेस होते हैं, और तीसरा होता है मस्किटोबॉर्न। मतलब अपनी आम लैंग्वेज में बोले तो मच्छर की वजह से जो बीमारी होती है, हवा में जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी होते हैं उसकी वजह से होता है, और पानी की वजह से। तो ये 3 चीजों की वजह से बीमारियां कॉमन होती है, जिसमें अगर देखा जाए तो हवा में जो वायरसेस होते हैं उसमें जो बीमारियां होती है उसमें कॉमन कोल्ड और फ्लू टाइप की जो बीमारी, जो क्या उसमें बच्चे में सिम्टम्स रहते हैं कि रनी नोज रहता है, थ्रोट कंजेशन रहता है, और थ्रोट कंजेशन के साथ साथ सोर थ्रोट रहता है, माइल्ड फीवर आता है बच्चे को, हेडेक रहता है, ये सारी चीजें रहती है, और साथ में इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू टाइप के जो बीमारी होती है वो कॉमन रहती है। बहुत कॉमन चीज है ये, जो रेनी सीजन में होती है। सेकंड चीज अगर ली जाए तो वो है अपनी ये मच्छर से वाटर बॉर्न। रिलेटेड। अच्छा, वाटर ओके, बॉर्न। मच्छर से रिलेटेड, तो मच्छर से रिलेटेड अपने पास 3 चीजें हैं। उसमें आता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो वैसे देखा जाए तो डेंगू जो है वो डेंगू डेंगू की वजह, मच्छर की वजह से होता है, और दूसरा जो है मलेरिया। तो मलेरिया भी मच्छर जो एडिस इजिप्टी वायरस जो मच्छर जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि फीमेल जो होती है उसकी वजह उसके काटने से होता है। और थर्ड वाला जो मैंने बताया चिकनगुनिया, वो एडिस एल्बोपैक्टस करके जो मच्छर होते हैं उसकी वजह से होता है। अभी आप आगे मुझे शायद पूछना चाहोगे कि इसमें क्या चीजें कॉमन होती है, बच्चों में सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है। तो जैसे देखा जाए तो मलेरिया में है तो हाई ग्रेड फीवर आता है। तो वो हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ बच्चे को जैसे एब्डोमिनल पेन होना, हेडेक होना, ये काफी सारी चीजें सिम्टम्स में रहती है। जैसे मलेरिया में 105 डिग्री तक का भी फीवर आ सकता है। जैसे बाकी अदरवाइज चिकनगुनिया है, थोड़ा सा लेस कॉमन है, लेकिन हो सकता है उसमें जॉइंट पेन भी रह सकता है बच्चे में। और बाकी मैंने आपको बताया डेंगू, तो डेंगू भी
यस, तो डेंगू में क्या होता है, यूजुअली इनिशियल फेज में क्या होता है, बहुत ऐसे देखा जाए तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छे से सही टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट ना करो तो बाद में बच्चा बिगड़ भी सकता है। जैसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं, तो बच्चा उसमें भी जा सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे में इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, या फीवर है, या वॉमिटिंग है, या पेट में दर्द है, इसमें से कोई भी चीज है, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अभी जैसे लास्ट में अपने लेते हैं कि वाटर बॉर्न डिसीज, तो वाटर बॉर्न डिसीज में होता है टाइफॉइड, बहुत ही कॉमन चीज है ये सीजन में टाइफॉइड होना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। डेंगू के साथ साथ देखा जाए तो ये अपना जो मैंने आपको बताया, टाइफॉइड है, हिपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, ये सारी चीजें होना, बहुत ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, मतलब कि जैसे पेट की गड़बड़ होना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है। तो अभी जैसे वाटर बॉर्न डिसीजेस में क्या कॉमन होता है, टाइफॉइड में क्या होता है ना, कि जैसे बच्चों को हाई ग्रेड फीवर आता है, और साथ साथ में कभी कभी पेट में दुखना, हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। बाकी के जो चीजें हैं, जैसे इतना हिपेटाइटिस, मतलब एक्चुअली हिपेटाइटिस में क्या होता है, अपना यकृत इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यकृत में क्या ऊपर लिवर पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का पेट में दुखना, उल्टी होना, भूख नहीं लगना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और बाकी की चीजें जो मैंने आपको बताई कि जॉन्डिस, जो जैसे कमड़ा बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं अपने गुजराती में, या हिंदी में पीलिया बोलते हैं, तो ये भी काफी कॉमन है। ये सारी चीजें ज्यादातर जैसे कंटामिनेटेड फूड है, जैसे टाइफॉइड है, ये सारी चीजें कंटामिनेटेड फूड और वाटर है, उसकी वजह से ज्यादा कॉमन होती है। तो आपको मैंने सारी चीजें बताई कि कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज। ओके। और इन सब में अभी सबसे ज्यादा कॉमन, इतनी सारी बीमारियों में से कौन सी बीमारी ज्यादा कॉमनली होती है? ओके, वेल, हम लोग हर रोज ओपीडी में जो पेशेंट्स देखते हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कॉमन टाइफॉइड सबसे कॉमन है। इनिशियली वो वायरल फीवर के जैसा ही प्रेजेंट करता है, बट लेटर ऑन जब हम फीवर परसिस्टेंट रहता है, तब हम इवेल्युएट करते हैं, तब हमको पता चलता है कि यूजुअली क्या रहता है, टाइफॉइड कॉमन है, सबसे कॉमन टाइफॉइड है अभी। ओके। तो वो खाने पीने इसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यस, खाने पीने की चीजें बहुत ध्यान से बच्चों को वो फ्रेश आइटम्स ही देनी चाहिए, और घर पे बनी हुई फूड देनी चाहिए। ओके। ये जो सब हमने बीमारियों की बात की, तो उनकी कोई रस्सी यानी वैक्सीन है अवेलेबल? वेल, गुड क्वेश्चन। ये एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा सारे पेरेंट्स के लिए। आई मस्ट से यू हैव फॉर्म्ड वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने पास सारे डिसीजेस के लिए तो वैक्सीन नहीं है, लेकिन जैसे टाइफॉइड है, तो टाइफॉइड के लिए वैक्सीन है अपने पास, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स की भी वैक्सीन है अपने पास, हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस की भी वैक्सीन है अपने पास, फ्लू तो इन्फ्लुएंजा, तो उसकी भी वैक्सीन है अपने पास। तो मोस्ट ऑफ जितने भी डिसीजेस है ना, सारी की वैक्सीन है। दिस इज जस्ट अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अच्छा, ये ऑप्शनल वैक्सीन तो बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि हमने तो सारी वैक्सीन लगा ली गवर्नमेंट में, हमने सारे, पर उनको ये नहीं पता रहता है कि गवर्नमेंट में क्या रहता है कि सारी वैक्सीन नहीं होती है। जैसे ये टाइफॉइड है, फ्लू की वैक्सीन जिसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं, फिर जैसे कि हिपेटाइटिस की वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन, चिकन पॉक्स है, ये सारी वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं रहती है, और बहुत सारे पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं रहती है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सारे पेरेंट्स को हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को जैसे अफोर्डेबिलिटी इश्यूज रहते हैं, पैसों की फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो वो लोग बाकी की वैक्सीन गवर्नमेंट में लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की जो ये ऑप्शनल वैक्सीन जिसके बारे में आपने मुझे पूछा, वो वैक्सीन उनको एटलीस्ट प्राइवेट सेटअप में लेनी चाहिए। आई वुड रियली रिकमेंड। एंड दूसरा क्या है, जो वीआईपी क्लास के पेशेंट्स रहते हैं या मिडिल क्लास के पेशेंट रहते हैं, वो लोग तो लेते ही है, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी का इश्यू रहते हैं, थोड़े लोअर क्लास के पेशेंट्स रहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और फ्लू की वैक्सीन तो हर साल लेना जरूरी होता है? uh, ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि ये डॉक्टर हर साल ऐसा क्यों बोलते हैं कि हर साल आपके बच्चे को फ्लू का शॉट लेना चाहिए। आई एक्चुअली फेस दिस क्वेश्चन एवरी डे। क्या होता है, मेरे घर पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो जैसे देखा जाए तो मेरे घर में भी सब मुझे पूछते हैं कि या ये क्या हर साल देना जरूरी है। तब मुझे
थोड़ा सा कभी स्माइल होता है मेरे फेस पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्या। सो अगेन आई वुड से कि ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छा पूछा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, एक्चुअली जो रिसर्च रिकमेंडेशन है और जो लेटेस्ट आईएपी जैसे इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स के जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है या फिर पहले के जो रिकमेंडेशन है, उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं फ्लू की वैक्सीन, तब इनिशियली 2 डोज होते हैं, 1 मंथ अपार्ट 2 डोजेस होते हैं, और उसके बाद एटलीस्ट, आई एम सेइंग एटलीस्ट 7 इयर्स तक हर साल एक वैक्सीन का डोज कंपलसरी होता है। कंपलसरी मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि लेना ही है, बट आई वुड रियली रेकमेंड टू टेक, बिकॉज क्या होता है हर साल की जो वायरस की जो स्ट्रेन होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हर साल वायरस की स्ट्रेन चेंज हो जाती है। तो हम लोग क्या पेशेंट को या पेरेंट्स को ऐसा एडवाइस करते हैं कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले, या फिर तो हम बोलते हैं कि प्री मानसून सीजन, तो वो क्या करता है पूरा प्री मानसून सीजन प्लस मानसून सीजन पूरा कवर कर लेता है। तो आइडियली मुझ देना चाहिए। अगर आप आईएपी के रिकमेंडेशंस देखोगे और एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स के अलावा भी अगर आप कोई भी पर्सनली भी कोई डॉक्टर को पूछोगे, तो दे वुड रियली से दिस। ओके, अभी अगर ये वैक्सीन ले तो उसके बाद भी वो बीमारी हो सकती है? हो सकती है डॉक्टर कृति। दिस वाज अगेन अ स्मार्ट क्वेश्चन। जैसे आपने बताया कि वैक्सीन लेना जरूरी है, उसका आंसर तो मैंने आपको दे दिया, बट आप जैसे पूछ रहे हो कि ये लेने के बाद भी हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन हमको डे टू डे प्रैक्टिस में हमेशा हम फेस करते हैं कि क्या होता है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स कि मैडम हमने तो ये वैक्सीन ली थी फिर भी बच्चे को ये तो हो गया। जैसे फ्लू की वैक्सीन हर साल बच्चा लेके जाता है, फिर छोटा मोटा खांसी सर्दी वगैरह फ्लू टाइप के सिम्टम्स तो हर एक बच्चे में होता है, बट बहुत ज्यादा जैसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, या फिर आईवी एंटीबायोटिक्स देनी पड़े, या फिर बच्चे को हॉस्पिटलाइज के साथ साथ थोड़ा क्रिटिकल ऑक्सीजन देना पड़े, ऐसे बहुत कम बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है वैक्सीन का, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 100% प्रोटेक्शन होगा, लेकिन आई वुड रियली से कि 70-80% प्रोटेक्शन जो मिलना चाहिए बच्चे को वो मिलता है। वैक्सीन इज नॉट लाइक कि कभी भी नहीं होता है डिसीज, मैं नहीं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो उसकी सिवियरिटी, सिम्टम्स की जो सिवियरिटी रहती है ना, वो बहुत काफी हद तक कम हो जाती है। तो आई वुड रियली रेकमेंड टू टेक दिस एवरी ईयर फ्लू शॉट्स। ओके, तो ये मलेरिया के लिए काफी लोग वो ट्रैवलर्स प्रोफाइलेक्सिस लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ओके, वैसे ट्रैवलर्स प्रोफाइलैक्सिस इज एक्चुअली फॉर मलेरिया ओनली। सो क्या होता है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होता है या काफी दिनों तक लंबा ट्रैवलिंग होता है, घूमने जाते हैं, तो उनको ऐसा रहता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे को कुछ बीमारी ना लगे। तो उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि यूजुअली मलेरिया का प्रोफाइलैक्सिस होता है, तो उसके लिए ऐसा है कि जाने से पहले 2 वीक्स पहले डॉक्टर को कंसल्ट करके, विथ डॉक्टर्स कंसल्टेशन, मैफ्लोक्विन करके एक ड्रग होता है, वो बच्चे को 2 वीक्स पहले स्टार्ट करना होता है ट्रैवलिंग से पहले, और थ्रू आउट ट्रैवलिंग उसको कंटिन्यू रखना है, एंड अगेन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ट्रैवल 1 वीक तक पूरा कंटिन्यू करना है। सो इससे क्या, ऐसा दिस इज जस्ट अ प्रोफाइलैक्सिस आई एम सेइंग, सो इट विल नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट बट काइंड ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। ओके, तो यस इस सब से उसकी सीवियरिटी तो मतलब कम रहती है, वैक्सीन हो या प्रोफाइलेक्सिस हो। यस एब्सोल्युटली डॉक्टर कृति। और इस सीजन में क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चों के लिए? ओके, सो दिस इज अ वेरी यूजफुल क्वेश्चन फॉर पेरेंट्स। सो क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने 3 कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे पानी की वजह से और हवा की वजह से, हवा में जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं एयरबॉर्न डिसीज बोलते हैं, और तीसरा मस्कीटो मतलब मच्छर की वजह से। तो हर एक का एक प्रिवेंशन, या तो प्रोफाइलेक्सिस बोलो या तो प्रोटोकॉल बोलो या फिर हम बोलो कि क्या प्रिकॉशंस बोलो, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ी हद तक हमारे बच्चे को ये होना रोक सकते हैं। तो जैसे एयरबॉर्न डिसीज है, तो एयरबॉर्न मतलब क्या, हवा में, अब हवा तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑक्सीजन है, उसको तो बच्चों के लिए जरूरी है, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि सांस लेना छोड़ दो, लेकिन क्या होता है कि हवा में वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अभी हम क्या होता है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपके घर में जो वेंटिलेशन होता है वो पूरा अच्छे से वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। प्लस दूसरा क्या, ओवर क्राउडिंग प्लेसेस में जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वहां पर नोसोकॉम जैसे
भी छींकते हैं कोई, या फिर जो भी जैसे एयर में जो भी खांसते हैं या फिर स्पुटम रहता है, तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि वायरस बैक्टीरिया हवा में घूमते रहते हैं, तो वो अपने बच्चे को कभी भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। प्लस क्या होता है, हम तो अडल्ट है तो हमको इतना जल्दी इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है। तो क्या होता है, हवा में या जो भी वायरस होते हैं अपने बच्चे को जल्दी अटैक करते हैं, और बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी लो होती है। तो क्या है, देयर आर चांसेस कि कोई भी इन्फेक्शन वाला पर्सन अपने को मिलता है तो उसके थ्रू अपने बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो ओवर क्राउडिंग प्लेसेस पे जाना अवॉइड करना चाहिए। प्लस नॉर्मली आदत रहती है बच्चों की, घड़ी घड़ी थोड़ा नाक में या कान में या फिर ऐसे मुंह में उंगली डालते रहते हैं, तो इसमें हैंड हाइजीन कभी भी उनको थोड़ा उनको टिप्स देनी चाहिए। एज अ पेरेंट्स यू कैन गिव सम टिप्स कि जब भी बेटा ऐसे नाक में उंगली डालना, ये सब थोड़ा अवॉइड करना। अगर एट ऑल दे आर डूइंग, तो हैंड वॉशिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग टू प्रिवेंट ऑल इन्फेक्शन। तो हैंड वॉशिंग प्रॉपर और हैंड हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हो गया अपना एयरबॉर्न डिसीज के बारे में। अभी मच्छर के लिए क्या है कि मस्किलो रिपेलेंट क्रीम आती है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। प्लस दूसरा, उसको प्रिवेंट करने स्टेगनेंट वाटर, नॉर्मली क्या होता है रेनी सीजन में हर एक जगह पे वाटर लॉजिंग होता है, तो उसको थोड़ा सा हम वाटर का प्रॉपर वाटर डिस्पोजल का हम आइडिया थोड़ा सा रख सकते हैं, और जहां पर भी स्टेगनेंट वाटर रहता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। प्लस दूसरा, जैसे कहीं पर भी वाटर कंटेंट है, जैसे कंटेनर में हमने स्टोर किया रहता है, तो उसको प्रॉपरली कवर करना चाहिए। और always try to give safe drinking water to all your kids. हो सके तो बॉइल वाटर, जिसको हम थोड़ा सा वार्म करके वो भी दे सकते हैं आप। उसके अलावा हो सके तो फुल स्लीव्स कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को, तो वो क्या है, मस्किटो बाइट का थोड़ा सा अवॉइडेंस रहता है। तो मस्किटो बॉर्न डिसीजेस के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा बचता है अपना वाटर बॉर्न। तो वाटर बॉर्न में जैसे मैंने ये सारी चीजें आगे बोली कि स्टेगनेंट वाटर, मड, यूजुअली मड की वजह से भी होता है। तो मड में क्या रहता है, ये लेप्टोस्पायरोसिस करके जो रहता है, तो वो कहीं पर भी अपने को स्किन पे कट लगा हुआ रहता है, और मड में अगर बच्चा खेलता है तो उसके थ्रू, कट स्किन के थ्रू लेप्टोस्पायरोसिस बहुत अनकॉमन चीज है, बट दिस इज, यू कैन निग्लेक्ट दैट ऑल्सो। तो ये भी हो सकता है, तो मड में वो करना। और सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है, अब ऑब्वियसली टेम्परेचर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजों ध्यान में रख सकते हो, और उस चीजों से आप अपने बच्चे को रोक सकते हो। और प्लस beyond all these things, I previously also I told you कि वैक्सीन always should vaccinate your child. So उससे काफी सारा प्रोटेक्शन आपके बच्चे को मिल जाता है। So this way you can prevent. और खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे काफी लोग बोलते हैं जो सैलड्स होते हैं, कच्ची चीजें, वेजिटेबल्स, तो वो अवॉइड करने चाहिए बच्चों के लिए इस सीजन में। सी अगेन, एक्चुअली क्या है ना कि रॉ वेजिटेबल्स बोलते हैं, तो रॉ वेजिटेबल्स में अपना सब कुछ आता है, फ्रूट्स आता है, रॉ वेजिटेबल्स आते हैं। तो यू नो कि जितने भी डिसीजेस है, रॉ वेजिटेबल्स या फिर जो भी अनवॉश, प्रॉपरली नॉट वॉश फूड जो भी रहता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो क्या करना है कि जब भी वेन एवर यू आर यूजिंग एनी वेजिटेबल्स, प्रॉपरली वॉश होनी चाहिए। फ्रूट्स है तो उसको भी अच्छे से प्रॉपरली वॉश होना चाहिए। और जैसे सैलेड्स के बारे में आप जो मुझे स्पेसिफिकली पूछ रहे हो, तो आई वुड से कि रॉ सैलेड्स है जिसमें अपने रॉ आइटम्स यूज करते हैं, उसको आइडियली रेनी सीजन में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस कंटामिनेशन एंड ऑल। ओके। अभी फीवर जैसे काफी कॉमन होता है इस सीजन में, तो कब डॉक्टर मतलब पीडियाट्रिशियन के पास कब ले जाना चाहिए बच्चे को? Okay, this is very common question to each and every parent's mind. ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसका आंसर देना बिट डिफिकल्ट है। एज अ डॉक्टर इफ आई वुड से कि हाँ तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो इनके प्रोफेशन की वजह से बोल रहे हैं, बट नो, इट्स नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बच्चे को फीवर आता है तो उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। देयर शुड बी सम रीजन फॉर फीवर। सी, ऐसे नॉर्मल बच्चे को फीवर नहीं आता है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है जिसकी वजह से फीवर आता है। तो आइडेंटिफाई के बच्चा फीवर आता है उसके बीच में, या फिर जैसे दो स्पाइक है फीवर के, उसके बीच में बच्चा कैसा रहता है। और जैसे फीवर आता है तो नॉर्मली थर्मोमीटर से तो हम मेजर करते ही है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। उसके साथ साथ मेडिसिन देने के बाद फीवर उतरता है कि
कि नहीं उतरता है, वो भी हम सारी चीजें माइंड में रखते हैं। और फिर ओवरऑल बच्चे की एक्टिविटी कैसी रहती है, या ओरल इंटेक कैसा रहता है बच्चे का, और यूरिन आउटपुट कैसा रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बच्चे को फीवर आता है तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हैं। जब भी ऐसा लगता है कि फीवर आता है, हमने घर में मेडिसिन तो हम हर कोई रखता है आजकल, तो हम दे तो देते इमीडिएटली, तुरंत तो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। एक बार तो हम मेडिसिन बच्चे को दे देते हैं घर पे, फिर हम वेट करते हैं कि बच्चे का फीवर उतरता है कि नहीं उतरता है। फिर हम थोड़ा देखते हैं बच्चा कैसा है, खाता पीता है कि नहीं। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स का कंसर्न क्या रहता है कि वाटर इनटेक या फिर ओरल इनटेक है कि नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई कैन से कि आप ओरल इनटेक बच्चे का कैसा रहता है वो ऑब्जर्व करो, एक्टिविटी कैसी है, फीवर की मेडिकेशन लेने के बाद बच्चा कैसा है, खेलता है नहीं खेलता है, सुस्त पड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें जो डिसीज की जो सिवियरिटी है, फीवर की जो सिवियरिटी है, उसको आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्प करती है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी फीवर आता है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। फीवर की मेडिकेशन, वॉट एवर मेडिकेशन यू आर हैविंग एट योर होम, यू कैन गिव दैट, बट ऑलवेज कंसल्ट टू डॉक्टर, so that way you can like you can prevent your child to get severe infection. अभी Yes. जैसे स्कूल्स चालू हो गई है, तो क्या सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि सभी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया है? तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? ये एक्चुअली सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, मैंने नोटिस किया, जैसे हम ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं तो हर एक पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि मैडम जब से स्कूल स्टार्ट हुई है ना, तब से मेरे बच्चे को खांसी सर्दी हो गई है। तो क्या था ना, अभी तक का सिनेरियो अलग था, क्योंकि पूरे 2 साल कोविड चला, तो बच्चे पूरे घर में थे और वेल प्रोटेक्टेड थे। बाहर का फूड भी हम अवॉइड कर रहे थे, बाहर एक दूसरे के साथ बच्चों को मिलना भी हम अवॉइड कर रहे थे। प्लस क्या है, जो बार बार खांसी सर्दी हो जा रही थी एक दूसरे को मिलने की वजह से, तो ये सारी चीजें अभी तक तो नहीं हो रही थी, ये 2 साल से बहुत कम थी। आई वुड रियली से कि सब लोग ये चीज को एग्री करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे ही स्कूल चालू हुई तो मैंने काफी सारे पेरेंट्स के मुंह से ये कंप्लेन सुनी कि मैडम जब से ही स्कूल चालू हुई है तब से मेरे बच्चे को खांसी सर्दी हो गई है। तो क्या होता है, अभी तक तो सब लोग प्रोटेक्टेड थे, लेकिन अभी एक दूसरे का एक्सपोजर मिला, तो वायरल इन्फेक्शन रहता है ना, तो वो यूजुअली क्या रहता है कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता ही है। और ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे में सिर्फ स्कूल में होता है, इवन घर में भी हो सकता है। जैसे घर में क्या होता है, अगर पेरेंट्स को किसी को भी वायरल फ्लू हुआ या वायरल खांसी सर्दी हुई, तो पेरेंट्स से बच्चे को भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ स्कूल में, बाहर भी हो सकती है। तो इस केस में मैंने जैसे आगे की चीजें बताई कि खांसने के टाइम पे थोड़ा हाथ रखना, रुमाल नैपकिन का यूज करना, या फिर किसी के सामने नहीं खांसना, फिर जैसे कि क्लीन वाटर लेना, हॉट वाटर थोड़ा सा कंज्यूम करना पूरे दिन में थ्रू आउट। तो ये सारी चीजों से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है ना, वो काफी कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, वो जो वायरस होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि पूरे मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। प्लस अबाउट ऑल दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्लू वैक्सीन इज ऑलवेज मैंडेटरी, तो यू कैन गो विद ऑल दिस प्रिकॉशंस। यस। और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप बच्चों को इस सीजन में तंदुरुस्त रखने के लिए? Yes, this is kind of dietary habit you are asking for. Okay, तो रूटीन डाइट, टिप्स क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ओके, रूटीन टिप्स में मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले, आगे जैसे मैंने बताया कि बाहर जाना, क्राउडी प्लेस में जाना अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पीपल है उनकी विजिट करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी फूड खाना चाहिए, घर में बना हुआ ताज़ा फूड लेना चाहिए। प्लस मैं बोलूंगी कि जैसे फूड के साथ साथ आपको हॉट वाटर, जैसे कोल्ड वाटर, कोल्ड आइटम सारी अवॉइड करनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने बोला कि मच्छर के प्रिवेंशन के लिए जो क्रीम है, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई। उसके अलावा फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने और काफी सारी चीजें आगे भी बताई कि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ कुछ भी अगर होता है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप माइंड में रख सकते हो। एंड वैक्सीनेशन का ऑलवेज, तो ये सारी चीजें माइंड में रख के आप फिर बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफसाना, आपसे काफी कुछ जानने को मिला और होपफुली हमारे बच्चों को पीडियाट्रिशियन की जरूरत नहीं होगी, पर अगर होगी तो हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे, तुरंत आपको या किसी भी पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करेंगे। Okay, thank you, Dr. Kruti, for giving me this opportunity. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।